हाय वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ द फोर्थ डे ऑफ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, जहाँ पे हम कवर करने वाले हैं फ्लोटेशन और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट और उससे रिलेटेड आंसर्स को। दोज ऑफ यू हु डोंट नो, जिन्हें नहीं पता है, मैं अपना टेलीग्राम चैनल पे फ्री कंटेंट प्रोवाइड करा रही हूँ। इससे रिलेटेड पीडीएफ्स आपकी वहीं पे अपलोड होती हैं। आप आंसर्स को वहाँ पर लिख सकते हो। पेड ग्रुप में आपको एक्सक्लूसिव कंटेंट दिया जा रहा है और आपके आंसर्स को इवैल्यूएट करके आपको दिया जा रहा है। तो जिन्हें नहीं पता है इसके बारे में, तो प्लीज़ आप जाइए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। डिस्कशन ग्रुप में आप डायरेक्टली अपने आंसर्स को पोस्ट कर सकते हो। वहाँ से आप एक दूसरे के आंसर्स से लेके उससे रिलेटेड डिस्कशन कर सकते हो, पर्सनल फीडबैक पूछ सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दिस, पेड ग्रुप वालों के लिए तो एक्सक्लूसिव कंटेंट है। एनसीईआरटी के क्रिस्प से क्रिस्प नोट्स हैं। आपके पूरी एनसीईआरटीज़ को कंपाइल करके उनको 132 पेजेस में कर दिया गया कन्वर्ट, तो वो सब आप वहाँ से पढ़ सकते हो। इसके अलावा आपको वीकली टेस्ट भी मिलने वाले हैं पेड ग्रुप वालों को फ्री ऑफ कॉस्ट। अपार्ट फ्रॉम दिस, दोज हु आर इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग दी टेस्ट, जिनके लिए वीकली रिविजन टेस्ट होंगे, उनके लिए कॉस्ट आपको डिसाइड करके टेलीग्राम पे बता दी जाएगी। तो आप वहाँ से भी डायरेक्टली टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो, सो दैट आप अपने प्रिपरेशन को और बूस्टअप कर पाओ। सो लेट्स बिगिन विद दी फर्स्ट क्लास नाउ ऑन दी फ्लोटेशन। देखो, ये टर्म क्या होता है फ्लोटेशन, इसके बारे में तो हम थोड़ा देर बाद समझेंगे। उससे रिलेटेड टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। सबसे पहले वो होती क्या है। थ्रस्ट क्या होता है? थ्रस्ट एक ऐसा फोर्स होता है जो एक्ट कर रहा होता है परपेंडिकुलर ऑन एनी सरफेस, उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है क्योंकि इसके पास एक डायरेक्शन होता है और इसे हम मेजर करते हैं न्यूटन में, या इसकी यूनिट को हम न्यूटन बोलते हैं क्योंकि एक टाइप का फोर्स ही है ये, और इसे हम किलोग्राम फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है। प्रेशर क्या होता है? प्रेशर एक ऐसी यूनिट होती है या ऐसा टर्म होता है जो डिफाइन करता है कि थ्रस्ट एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ अ बॉडी ऑन मैथमेटिकली में हम क्या बोलते हैं। देखो, ये कोई बॉडी है, कोई सरफेस है, उसकी पूरे एरिया पे जितना थर्स्ट लग रहा है, जितना प्रेशर लग रहा है, उसी को हम बोलते हैं प्रेशर। जितना फोर्स लग रहा है एक परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी पर्टिकुलर एरिया को कंसिडर करते हुए, लेकिन जहाँ पे सिर्फ फोर्स लग रहा है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में किसी सरफेस के, उसे हम बोलते हैं थ्रस्ट। ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया आपकी प्रेशर की फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप डायरेक्टली न्यूटन फोर्स का यूनिट होता है और एरिया का मीटर स्क्वायर होता है, तो यहाँ से आप इसके एसआई यूनिट भी निकाल सकते हो, दैट इज न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और ये एक पास्कल है क्योंकि इसे पास्कल ने दिया था। इट ऑल्सो मेजर्स दी बार एंड मिली बार्स। ठीक है। स्केलर क्वांटिटी है, ये नहीं पता है जिसको वो यहाँ पे लिख लीजिए। लेकिन आप इसमें दोनों में डिफरेंस क्या होता है? प्रेशर में कोई डायरेक्शन नहीं डिफाइंड है, वेक्टर क्वांटिटी है ये थर्स्ट, जिसमें एक प्रेशर डिफाइंड होता है क्योंकि हम बोल रहे हैं इसको ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। प्रेशर तो पूरे सरफेस पे लगता है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। 1 बार इज इक्वल्स टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये होता है इस बार की यूनिट, ये याद रख लो। 1 मिली बार क्या बोलते हैं? 10⁻² न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब देखो, इफेक्ट ऑफ थ्रस्ट एंड प्रेशर डिपेंड्स, किस पे डिपेंड करता है? आपने ये तो देखा कि प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया होता है, तो हम इसे ये बोल सकते हैं डायरेक्टली कि प्रेशर क्या डिपेंड करता है डायरेक्टली फोर्स पे। हाँ जी, यहाँ पे देखो डिपेंड कर रहा है। प्रेशर क्या इनडायरेक्टली डिपेंड करता है एरिया पे। हाँ, तो क्या ये बोल सकते हैं कि जितना छोटा एरिया होगा उतना ज़्यादा प्रेशर होगा, जितना बड़ा एरिया होगा उतना कम प्रेशर होगा। सिमिलरली, आप एक शेफ़ को इमेजिन करो कि शेफ़ के पास जितने बड़े वगैरह नाइफ्स होते हैं, उनका मतलब वो क्या करते हैं, वो उनकी एजेस इतनी पॉइंटेड और शार्प होती हैं कि वो एक पर्टिकुलर जगह पे छोटे से एरिया पे फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से बहुत शार्प कटिंग कर पाते हैं। इससे क्या होता है? एरिया कम हो गया लेकिन प्रेशर इंक्रीज हो गया। सिमिलरली ऑपोजिट ऐसे ही होता है, अगर एरिया ज़्यादा है तो प्रेशर कम लगेगा। ठीक है। और जितना ज़्यादा प्रेशर लगेगा उतना ही ज़्यादा फोर्स एक्ट होगा, या फिर जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतना ज़्यादा ही प्रेशर होगा। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कंसिडर करो कि डॉक्टर्स वगैरह जब भी आपकी नर्व्स वगैरह चेक करते हैं तो क्या करते हैं? एक पर्टिकुलर नर्व को पकड़ के उस पर प्रेशर लगाने की कोशिश करते हैं जिससे वो प्रॉपर डायग्नोस कर पाए। सिमिलर इज द केस विद दिस ऑल्सो, जितना कम एरिया उतना ज़्यादा प्रेशर, उतना ज़्यादा फोर्स। ठीक है। एप्लीकेशन क्या होता है? एप्लीकेशन क्या होता है फोर्स का, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये आपको याद रखना ज़रूरी है और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। एप्लीकेशन में देखो क्या है कि आर्मी टैंक जो होता है वो स्टील की हमेशा सरफेस पे चलाते हैं। कैसे, क्यों ऐसा होता है? द आर्मी टैंक हैज़ अ लार्ज वेट, देयरफॉर टू अवॉइड द लार्ज प्रेशर ऑन द ग्राउंड इट्स वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द टैंक। दिस इज डन बाय मेकिंग द टैंक रन ऑन अ स्टील ट्रैक रेदर देन ऑन व्हील्स। आपने देखा होगा, ये देखो ऐसे उस पर चलाते हैं क्योंकि इससे क्या होता है? प्रेशर कम हो जाता है, प्रेशर ज़्यादा नहीं लगता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है क्योंकि बहुत हैवी होता है। सिमिलरली विद द स्कूल बैग, आपने देखा होगा आपकी जो स्ट्रैप्स होती है वो काफ़ी मोटी होती है, कितना काफ़ी थिक होती हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा वेट को कैरी कर लो। द स्कूल बैग हैज़ अ वाइड स्ट्रिप्स मेड ऑफ थिक कैनवस एंड दिस डिस्ट्रीब्यूटेड एंटायर वेट ऑफ द बैग ओवर अ लार्ज प्रोड्यूसिंग स्मॉल। तभी तो होता है कि स्कूल बैग आप इतना भारी भारी उठा के लेके चले जाते थे बचपन में, अभी तो ठीक है लेकिन बचपन की बात सोचो। शार्प निडल क्या होती है? पॉइंटेड निडल्स होती हैं। देखो कि आपको
कम प्रेशर लगा के लेकिन एरिया को ऑक्यूपाई करके आप इजीली आप फोर्स अप्लाई कर सको उस पर. द टिप ऑफ द नीडल इज मेड शार्प सो दैट द फोर्स अप्लाइड ऑन इट एक्ट एज ऑन अ स्मॉल एरिया. द इंक्रीजेज द प्रेशर एंड हेल्प्स इन पियर्सिंग द क्लोथ ईजिली या फिर बॉडी ईजिली. डॉक्टर्स की कभी आपने नीडल्स वगैरह देखे होंगे, इंजेक्शन ही इमेजिन कर लो कितना ही पतला होता है, मतलब उसका एरिया कितना छोटा कर देते हैं जिससे ज़्यादा प्रेशर लग पाता है और ईजिली आपका. सिमिलर विद दी कोवैक्सीन का मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल्स ले लिया है क्योंकि उस टाइम पे सबको ही मोस्टली इंजेक्शन लगे हैं. जिसने ये नहीं बोला होगा कि मुझे कभी इंजेक्शन नहीं लगा, उससे भी इंजेक्शंस लगे. तो वो इमेजिन कर लो कि कितनी पतली शार्प नीडल्स होती थी. ठीक है, आप ऐसे डायग्राम बना के आ सकते हो कहीं भी अगर फॉर्मूले को इंटरलिंकेजेस आपको शो करना है तो. अब समझो कॉन्सेप्ट ऑफ बियॉन्सी क्या होता है. बियॉन्सी एक थ्योरी होती है, बायोन फोर्स भी इसे बोलते हैं. और ये कॉन्सेप्ट क्या होता है कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ फ्लूइड, लिक्विड हो या गैस हो. गैस भी एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है. ये 12th में तो हायर क्लासेस में 12th और उससे अबव क्लासेस में बताते हैं कि उस पर गैसेस में कैसे लगता है बायोन्सी फोर्स. इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स ऑन दी बॉडी. जैसे क्या होता है कोई भी बॉडी, अब यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको यहाँ पे ये बहुत अच्छे से समझा सकती हूँ कि देखो ये कंसिडर करो, ये 3 सिचुएशन है कि 3 ब्लॉक्स है वो पानी में इमर्ज है. एक कम्प्लीटली इमर्ज है, एक पार्शियली इमर्ज है, सॉरी एक फ्लोट कर रहा है और एक पार्शियली इमर्ज्ड है. अब इस केस में देखो ये कम्प्लीटली इमर्ज कब हुआ है, कैसे हुआ है, जहाँ पर बियॉन्सी फोर्स आपके वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट से कम है, तभी तो वो फोर्स को एक्सर्ट नहीं कर पा रहा है अपवर्ड, क्योंकि उसका डेफिनेशन यही था ना कि अपवर्ड फोर्स को एक्सर्ट करेगा. ये तो परपेंडिकुलर हो गया, लेकिन यहाँ पर देखो तो जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट प्रेशर नहीं लगा पाया ज़्यादा और ये मर्ज्ड हो गया. मतलब ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो बियॉन्सी फोर्स के वेट से ज़्यादा है. ठीक है, उसके बाद सिमिलर इन द केस, यहाँ पर जो फोर्स है वाटर का वो ज़्यादा है कंपैरेटिवली ऑब्जेक्ट के वेट से, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर रहा है. तो ये फ्लोटेशन का कॉन्सेप्ट हो गया. लेकिन जहाँ पे दोनों इक्वल होते हैं तो वहाँ पर फ्लोट करने लगती है, पार्शियली सबमर्ज हो जाता है और फ्लोट भी करता है एट द सेम टाइम. ठीक है, नाउ कम टू दिस बियॉन्सी का. इसमें क्या होता है, व्हेन अ बॉडी इमर्ज्ड इन अ लिक्विड पार्शियली इट एक्सर्ट्स एन अपवर्ड फोर्स. जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ने वेट अपना नीचे अपने आप लगाया और यहाँ से बियॉन्सी फोर्स ने अबव प्रेशर लगाया ऑन दी बॉडी. लेकिन जो थ्रस्ट था वो क्या कर रहा था, परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहा था, जहाँ पे भी है परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे. दिस अपवर्ड फोर्स इज कॉल्ड दी अप थ्रस्ट और बियॉन्सी फोर्स. और फोर्स ऑफ बियॉन्सी को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ऐसे लिखा है, एंड द फिनोमिना इज टर्म्ड एज बियॉन्सी. समझ में आ गया. बायोन फोर्स किसे बोलते हैं, जहाँ पर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऑपोजिट डायरेक्शन में, जैसे आप ये इमेजिन करो कि कोई भी बॉडी है, उसमें आप सिंक में कुछ सामान फेंकते हो जो भी, या फिर बाल्टी से भरे किसी चीज़ में कुछ सामान तुरंत ऊपर से तेज से फेंको तो एकदम से ऊपर की तरफ आने की कोशिश करता है वो. तो वही फोर्स होता है जो ऊपर उसको लाने की कोशिश कर रहा होता है, डिस्पाइट कि आपने भी फोर्स एक्सर्ट किया है ऊपर से. द cork floats in water with part of its volume emerged when pushed down and released it comes up to the. आप ये देखो, ये वाला एग्जांपल समझो. छोटे बच्चों को कभी आपने देखा होगा कि वो ऐसे ये जो जिसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, सारे जो टॉयज़ होते हैं इनको इमर्ज करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो जाते ही नहीं है, जबकि कितने लाइट वेटेड होते हैं. तो इन पे एक प्रेशर लग रहा होता है नीचे से, और जो प्रेशर लग रहा होता है इसे ही हम बोलते हैं बियॉन्सी फोर्स. ठीक है, ये डिपेंड करता है कि क्या डेप्थ है, कितनी हाइट है, क्या डेंसिटी है वाटर की, इन सब पे भी डिपेंड करता है. ठीक, अब आप समझो फैक्टर्स क्या हैं जिस पे ये डिपेंड करता है कि द वॉल्यूम ऑफ अ बॉडी सबमर्ज्ड इन द फ्लूइड, कितनी बॉडी सबमर्ज हुई है किसी भी फ्लूइड के अंदर, और फ्लूइड की डेंसिटी क्या है इस पे भी डिपेंड करता है. हाँ देखो, फिर जितना ज़्यादा वॉल्यूम होगा उतना ग्रेटर अपथ्रस्ट होगा. जैसे आप समझ लो, इमेजिन करो समुद्र को, या फिर इमेजिन कर लो खूब बड़ा पूल जिसमें वॉल्यूम ज़्यादा है, उसमें खूब सारा पानी है, तो उसमें अपथ्रस्ट भी उतना ही ज़्यादा लगेगा. जितना ज़्यादा डेंसिटी होगा उतना ज़्यादा अब थ्रस्ट लगेगा. डेंसिटी ऑफ फ्लूइड मतलब जो पानी है या फिर जो भी लिक्विड है या जो भी गैस है उसकी डेंसिटी जितनी ज़्यादा है उतना ही ज़्यादा उस पर अब थ्रस्ट लगेगा. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है. आपको फॉर्मूला मैं अभी बताऊंगी कि क्या होता है ρLg. ठीक है, वो आप देखना. अब इसमें सेम केस इसमें भी कंसिडर कर लो. इमेज क्लियर नहीं है, लेकिन इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें बियॉन्सी फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ से और ऑब्जेक्ट ग्रेविटी फोर्स लगा रही है नीचे की तरफ. तो ये दोनों केसेस में कौन सा केस हो जाएगा, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर. तब क्या हो रहा है, इस वाले केस में ये पार्शियली इमर्ज्ड है. तो पार्शियली इमर्ज्ड में क्या होगा, ये वाला कंडीशन, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा. वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट बैलेंसेस दी वेट ऑफ बियॉन्सी फोर्स. ठीक है, सिमिलर विद दिस केस, इसमें भी देखो हर तरफ से प्रेशर लग रहा है, हर तरफ से प्रेशर एक्सर्ट होने की वजह से, और इसके अलावा हर तरफ प्रेशर भी एक्सर्ट हो रहा है और प्लस हाइट भी है और डेंसिटी भी है वाटर की.
तो इसमें पास्कल ने क्या बोला था कि पार्शियली और इम्पार्शियली इमर्ज्ड कोई बॉडी होती है, जब वो एक फोर्स को बैलेंस करने लगती है और हर तरफ से उससे प्रेशर एक्सर्ट करे, तो वो डिपेंड करती है कि उसकी डेंसिटी कितनी है, वाटर या जिस भी लिक्विड में वो इमर्ज्ड है, जिस भी गैस में वो इमर्ज्ड है, उसमें कितना ग्रेविटी लग रहा है, कितना वेट लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, और उसकी हाइट क्या है, कितनी हाइट पे वो है। ठीक है, इन सब पे डिपेंड करता है। तो पास्कल का ये फॉर्मूला था, P इज इक्वल्स टू रो एल जी हम बोलते थे, या रो जी एच आप बोल सकते हो। ठीक है, फ्लूइड हैज़ द पर्सनल डेंसिटी, क्योंकि हर एक फ्लूइड की अपनी खुद की डेंसिटी होती है, जिसकी वजह से और कितनी डेप्थ है उस पर भी डिपेंड करता है, हाइट इसीलिए हम मेजर कर पाते हैं। और जी तो आपको पता ही है 9.8, ठीक है, वो लगता ही है हर जगह पर, या फिर से 10 भी कंसिडर कर सकते हो इस वाले फॉर्मुलेज के केसेस में। कॉजेज ऑफ बायोन्सी थ्योरी क्या होता है कि व्हेन फ्लूइड इज एट रेस्ट इट एक्सर्ट्स फोर्स परपेंडिकुलर टू द सर्फेस इन कॉन्टैक्ट, प्रेशर इंक्रीजेज विद डेप्थ, ये तो आपको पता ही है कि जितना ज़्यादा डेप्थ है उतनी ज़्यादा प्रेशर आपको लगाना पड़ेगा। द प्रेशर एट द बॉटम ऑफ एन इमर्ज्ड बॉडी इज़ ग्रेटर देन, हाँ ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ये याद रखो कि जो प्रेशर होता है बॉटम पे वो ऑफ एन इमर्ज्ड बॉडी इज़ ग्रेटर देन एट द टॉप, क्योंकि तभी तो प्रेशर की वजह से वो बॉडी अंदर फ्लोट पूरा इमर्ज कर पाई है, इसका वेट ज़्यादा होगा, तभी तो ये फोर्स इतना आप थ्रस्ट नहीं लगा पाया कि ये ऊपर मूवमेंट कर पाए। ठीक है, सिमिलर कंडीशन इसमें भी यही है। फिर द डिफरेंस इन दी प्रेशर प्रोड्यूसेस अप थ्रस्ट। अब देखो डिफरेंस क्या है, जो प्रेशर ऊपर वाली बॉडी ने लगाया, जो नीचे से अप थ्रस्ट लगा, उन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वही अप थ्रस्ट होता है। और थ्रस्ट क्या होता है, जस्ट इसका ऑपोजिट, जो परपेंडिकुलर फोर्स एक्ट कर रहा होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया पे। ठीक है, उसमें ही इसको, और अब थ्रस्ट क्या होता है, जो ऑपोजिट डायरेक्शन में अब एक्सर्ट किया जा रहा होता है। अब इफेक्ट ऑफ बायोन्सी ऑन बॉडी थ्योरी क्या होता है, देखो ये तो हमने देख लिया कि किस किस चीज़ पर डिपेंड करती है, डेंसिटी पे, वॉल्यूम ऑफ एन इमर्ज या सबमर्ज लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। देखो क्या होता है, आप ऐसे समझो, यहाँ पर देखो मैंने लिखा है, क्या होता है कि कोई भी हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया है, ये वाला केस समझो, कोई भी हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया, पहले हमने उसमें प्रेशर लगाया, जब वो प्रेशर लगाया तो सपोज इसका वॉल्यूम था L1, जब ये पूरा सिंक हो गया तो इसने इतने वाटर को, लेट इट क्लीन, इसने इतने वाटर को डिस्प्लेस किया, इसको L2 कंसीडर करेंगे, तो L1 माइनस L2 जो आएगा वही आपका अप थ्रस्ट होता है। ठीक है, वही आपका बायोन्सी फोर्स होता है। तो व्हेन अ बॉडी इज पार्शियली और फुल्ली इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, टू फोर्सेज एक्ट, कौन सा एक होता है, एक तो वेट ऑफ अ बॉडी जो ऊपर से लग रहा होता है, दैट इज mg। ठीक है, एक बॉडी है उस पर mg लग रहा है, एंड अप थ्रस्ट नीचे से एक फोर्स लग रहा है, उसे हम अप थ्रस्ट बोलते हैं या बायोन्सी फोर्स बोलते हैं, विच इज एक्टिंग अपवर्ड। अब इसके 3 कंडीशंस होते हैं जो मैंने ऊपर आपको बना के भी दिखाया है, कि जब वेट ऑफ अ बॉडी या वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन दी अप थ्रस्ट, जब वेट किसी ऑब्जेक्ट का इज लेस देन दी अप थ्रस्ट, तो इस केस में क्या होगा, डेंसिटी ऑफ बॉडी डेंसिटी ऑफ बॉडी क्या है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से कम है, जिसकी वजह से बॉडी फ्लोट करने लगती है। ठीक है, अब वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दी अप थ्रस्ट, जिसकी वजह से बॉडी सिंक हो जाती है, और डेंसिटी ऑफ बॉडी भी इस केस में डेंसिटी ऑफ फ्लूइड से ज़्यादा है, तभी तो बॉडी सिंक कर पा रही है, तभी तो उस पर वेट ज़्यादा लगा पा रही है वो। तो ये वाला कंडीशन देख लो। अब जब दोनों है, जब न्यूट्रल में है, बैलेंस कर ले रहे हैं, तो एपरेंट वेट बिकम 0, दोनों का वेट कैंसिल आउट कर देता है एक दूसरे को, तो ये 0 हो जाता है। सिंपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, इसका डायग्राम आप ऐसे शो कर सकते हो, या फिर मैंने जो ऊपर आपको डायग्राम यहाँ पे दिया था, ये वाला डायग्राम भी आप बना के अपने उसमें आ सकते हो, आंसर शीट में आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे इसके। ठीक है, तो आप सिमिलर में यहाँ पे एक और केस कंसीडर कर लो जहाँ पे बॉडी इमर्ज नहीं है। ठीक है, वो कर लो, या सबमर्ज्ड है कम्प्लीटली, वो वाला केस कर लो, सिमिलर विद दिस वन। तो आपको समझ में आ गया। अब रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी होती है मास ऑफ एनी वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस अपॉन मास ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ वाटर। वाटर के वॉल्यूम से जब हम कंपेयर करते हैं किसी भी सब्सटेंस के वॉल्यूम को या उसके मास को, तब हम उसे बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। मैंने यहाँ पे कंसीडर किया है स्टील को वाटर से, तो और वुड को वाटर से। तो उस केस में देखो क्या हो रहा है, एक तो कम्प्लीटली मर्ज्ड हो जा रहा है और एक पार्शियली मर्ज्ड हो रहा है या फ्लोट हो रहा है। इस केस में क्या होता है कि रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1, तो ऑब्जेक्ट क्या होता है, फ्लोट करता है। ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है। जब रिलेटिव डेंसिटी इज लेस देन 1 तो ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, लेकिन रिलेटिव डेंसिटी मोर देन 1 हो जाती है उस केस में, जैसे 7.8 इस केस में है स्टील की, तो ऑब्जेक्ट सिंक कर जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये याद रख लो, ये आप बना के भी आओगे अगर रिलेटिव डेंसिटी का क्वेश्चन पूछता है तो। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन थ्योरी क्या होता है। अब फ्लोटेशन पे बात कर लेते हैं। फ्लोटेशन का मतलब तो आपको समझ में आ ही गया होगा, जब फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन दी बायोन्सी फोर्स, उस केस में क्या होता है
कि फ्लोट करती है आपकी बॉडी। और इस केस में भी जब दोनों बैलेंस कर लेते हैं, इक्विलिब्रियम में आते हैं, व्हेन अ बॉडी फ्लोट्स टू फोर्सेस एक्ट, एक तो वेट और एक थ्रस्ट लगता है। सिंस द बॉडी ऑफ एन इक्विलिब्रियम, जब हमें पता है कि बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो उसका वेट क्या होगा, आप थ्रस्ट की वेट से बैलेंस कर लेगा। उसके बाद आर्किमिडीज प्रिंसिपल आप क्या बोलता है कि पार्शली इमर्ज्ड या फुली इमर्ज्ड जो बॉडी होती है इन अ लिक्विड, वो एक दूसरे को जब बैलेंस कर लेती है, जब उस पर दोनों इक्वल फोर्स एक्सर्ट कर रहे होते हैं, तो वो केस में ये होता है उन दोनों के मासेस एक हो जाते हैं या उन दोनों के वेट बैलेंस हो जाते हैं। तो ये जो बॉडी किसी भी लिक्विड का जो वेट है और किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो इक्वल हो जाता है। तो दिस प्रिंसिपल इज कॉल्ड द फ्लोटेशन प्रिंसिपल। अब क्या होता है, फ्लोटिंग बॉडी डिस्प्लेसेस इट्स ओन वेट ऑफ द फ्लूइड। जो मैंने आपको भी कंडीशन एक बताई, आपने वो कौवे वाली कहानी सुनी थी ना, कि जिसमें क्या होता है, क्रो पेट बहुत सारे स्टोन्स को फेंकता रहता है जब तक पानी ऊपर नहीं आ जाता। सेम वही केस है, इसमें आप अपनी डेंसिटी को इंक्रीज करते चले जाते हो, जिसकी वजह से पानी ऊपर की तरफ मूव करता चला जाता है। ठीक है, एप्लीकेशन क्या होती है, इसकी थ्योरी पार्ट समझ लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कि शिप फ्लोट करती है बिकॉज शिप डिस्प्लेस करती है उतने ही वाटर को। देखो आप ये बोलोगे कि एक नीडल है वो तो पानी में सिंक कर जाती है, लेकिन शिप तो पूरी आयरन की बनी होती है, वो तो फ्लोट करती है। वो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि शिप वाले केस में क्या होता है, उसकी डेंसिटी पे डिपेंड करता है कि जब शिप चल रही होती है तो उतने ही पानी को डिस्प्लेस कर देती है जितने पानी में उसका वेट होता है। ठीक है, तो जिसकी वजह से ये बैलेंस कर लेते हैं फोर्सेस एक दूसरे को। सबमरीन्स के केस में भी सेम यही होता है, दे सिंक बाय फिलिंग बलास्ट टैंक्स विद वाटर एंड राइज बाय एक्सपेलिंग वाटर यूजिंग कंप्रेस्ड एयर। ठीक है, सिमिलर विद दी बलून्स ऑल्सो, हाइड्रोजन बलून और हॉट एयर, ये है गैसेस का फिनोमेना। बलून्स राइज बिकॉज देयर वेट इज लेस देन द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड एयर। जितनी एयर को वो डिस्प्लेस करे, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का पूरा फंडा यही है। जैसे L1 और L2 मैंने कंसिडर किया, आप इसमें A1 A2 कंसिडर कर लो। जितना भी आप मास है, जो भी बॉडी का मास है, उससे जितने एरिया को वो कवर कर रहा है, उस एरिया को फिल कर दे रहा है, उतना ही हम माइनस कर देते हैं उस पर्टिकुलर एरिया से, तो वो निकल जाता है बैलेंस करने के लिए। इसलिए हम बोलते हैं ये इक्वल प्रिंसिपल पे काम करता है। सेम आप इसके एग्जांपल देख लो कैसे ये डिस्प्लेस करिए। आप चाहो तो एक शिप बना के आ भी सकते हो अपने एग्जाम में इस तरीके से। और ये तो थोड़ा हायर कॉन्सेप्ट है, लेकिन आप समझ लो कैसे हो रहा है, क्या डिस्प्लेस हो रहा है, टोपोग्राफी का, जैसे पूरा पानी कितना डिस्प्लेस कर पा रही है, वो सब चीज़ के लिए। ठीक है, सेम विद दी हाइड्रोजन बलून ऑल्सो, जितना वॉल्यूम है, जो ग्रेविटी लग रही है और जो बियॉन्सी फोर्स लग रहा है, वो दोनों कैसे एक्ट कर रहे हैं। फिर सबमरीन्स के केस में क्या होता है, सरफेस पे क्या होता है, डाइविंग में सबमर्ज कैसे होते हैं, तो उतना ही एयर डिस्प्लेस करती चली जाती है, वो आप देख लो। नाउ आर्किमिडीज प्रिंसिपल मैंने आपको समझाई दिया ऊपर भी, कि व्हेन अ बॉडी इज इमर्स्ड फुल्ली और पार्शियली इन अ लिक्विड, इट एक्सपीरियंसेस द अपवर्ड फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड। जैसे मैंने एग्जांपल में ये बता भी दिया कि जैसे पहले जब भी बॉडी आपने जब आपने लिक्विड कंसीडर किया था, जब आपने सिर्फ ऑब्जेक्ट को प्लेस किया था, तब वो उसका वॉल्यूम L1 था। लेकिन जब आपने इसको अंदर डाला, पानी इतना डिस्प्लेस हुआ, येलो कलर से आप जो देख रहे हो वो डिस्प्लेस हुआ, उसको हमने L2 कंसिडर किया, क्योंकि उसने वाटर को डिस्प्लेस कर दिया अपने मास के इक्वल। तो जो भी आएगा वो बैलेंस कर लेगा इन दोनों को। ठीक है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब देखो सस्पेंड ऑफ अब इसके एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशंस कैसे कैसे हुए हैं, कि सस्पेंड अ सॉलिड यूजिंग स्प्रिंग बैलेंस। आप किसी स्प्रिंग से किसी सॉलिड को लटकाओ। ठीक है, और अब देखो इसका बहुत अच्छा है, एक मैंने एग्जाम्पल पढ़ा है। देखो क्या होता है कि आप स्प्रिंग से किसी को वेट को लटकाओ। ठीक है, अब यहाँ पे पानी भरो इसमें, और यहाँ पे ये खोल देना, मतलब खुला हुआ होता है यहाँ पे पानी भरो और यहाँ पे एक बीकर रख दो। तो यहाँ पे जितना पानी आता है, जितना पानी यहाँ बचा होता है, और जितना ये वेट नीचे डालने की वजह से डिस्प्लेस किया होता है उसने, उसको हम कंसीडर करते हैं। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल से हो रहा है कि जितना, अब आप देखोगे कि जितना इसका मास है उतना ही वाटर डिस्प्लेस हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए ये एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। इमर्ज इन यूरेका कैन कलेक्ट डिस्प्लेस्ड वाटर, ये यूरेका कैन कंसिडर करो, इसमें कलेक्ट करो वाटर को, और लॉस इन वेट इज इक्वल्स टू वेट डिस्प्लेस्ड बाय वाटर, सिमिलर जो मैंने आपको बताया यहाँ पे। ठीक है, तो ये इसका एक्सपेरिमेंट होता है, जिससे हमें पता चलता है कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल को ये वेरीफाई कर रहा है कि फुली और पार्शली इमर्ज जो लिक्विड होता है वो अपवर्ड फोर्स के इक्वल ही वेट एक्सर्ट करता है जो फुली डिस्पर्स होता है। सिमिलर विद द केस ऑफ आयरन, ऑब्स्टीन, कॉर्क, वुडन, सबका यही है। जब मैंने जो ऊपर डायग्राम बनाया है ना, उस सेम यही डायग्राम है वो, जिसमें इसमें बैलेंस कर लेता है वेट के, इसमें वेट ज़्यादा, फोर्स ज़्यादा होता है बियॉन्ड से फोर्स वेट से, जिसकी वजह से पार्शली सबमर्ज करता है। और सेम विद दिस ऑल्सो, इसमें वेट ज़्यादा है इसलिए नहीं कर पा रहा है।
इस कंडीशन में देखो, मैं भूल गई, इस कंडीशन में वेट ज़्यादा है, फोर्स कम है, जिसकी वजह से ये पूरा कर गया सबमर्ज्ड। और इस केस में सिमिलरली ऑपोजिट है। अब आप सेम, ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल वाला है, इसमें आप जब सॉलिड, ये यहाँ पे इन्होंने स्टोन लटकाया है, इस वाले केस में मैंने स्प्रिंग बताया है, उससे जितना वाटर डिस्प्लेस होता है वो होता है। अब डेंसिटी तो आपको पता है, मास अपॉन वॉल्यूम होती है, उसकी SI यूनिट, CGS यूनिट क्या होती है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। मास की यूनिट हम किलोग्राम में कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब में कंसीडर करते हैं। किलोग्राम मीटर पर मीटर क्यूब की जगह पे यहाँ पे CGS यूनिट में लिखा हुआ है। अब लॉ ऑफ फ्लोटेशन क्या बोलता है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट फ्लोट्स इन अ लिक्विड द बुयांसी फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द ऑब्जेक्ट वेट। ये आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी यही चीज़ बोलता है, बट अपनी लैंग्वेज में लॉ ऑफ फ्लोटेशन भी यही चीज़ बोलता है अपनी लैंग्वेज में। सिमिलरली आयरन निडल का एग्जाम्पल मैंने लिया कि आयरन निडल जो होती है सिंक कर जाती है वाटर में, बट शिप नहीं सिंक करती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वाटर जो डिस्प्लेस किया होता है शिप ने, वो इक्वल होता है उसके वेट के। सेम विद द केस ऑफ आइस फ्लोट्स ऑन वाटर ऑल्सो, लेकिन आइस की डेंसिटी जो होती है कंपैरेटिवली ज़्यादा होती है वाटर से, नहीं कंपैरेटिवली लेस होती है वाटर से, जिसकी वजह से वो फ्लोट कर पाती है। ठीक है, SI यूनिट में किलोग्राम पर मीटर क्यूब हो गया, और 1 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब जो होता है 1000। ये तो मतलब बेसिक चीज़ें ये आप पढ़ लो। रिलेटिव डेंसिटी की थ्योरी मैंने आपको एग्जांपल के फॉर्मेट में ऊपर बताई दी है, लेकिन हम ये हमेशा याद रखो कि हम इसे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं किसी डेंसिटी को और वाटर की डेंसिटी से, तभी हम निकाल पाते हैं उसकी रिलेटिव डेंसिटी है क्या। डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ अ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस टू द मास इक्वल टू द वॉल्यूम। ये याद रख लो, यही सिर्फ पूछता है, उससे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ देता है। आपको डेंसिटी दोनों की दे दी होगी और आपको निकालने के लिए बोल देगा। MCQs आप सॉल्व कर सकते हो डायरेक्टली टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन करके कि क्या क्या होता है। ठीक है, ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है। अब डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में जो मैंने क्वेश्चन दिया था वो देखो मैंने इस तरीके का दिया था। आपसे कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है अगर लॉन्ग फॉर्मेट में पूछेगा, 1 मार्कर के ये क्वेश्चन थे। मैंने क्या बोला है कि एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और उसे कंप्लीटली इमर्ज किया गया है वाटर के अंदर। तो इस कंडीशन में क्या कंडीशन बनेगी? सबसे पहले तो आपके दिमाग में यही क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या इक्वल होगा, क्या वेट ज़्यादा होगा फोर्स से, क्या वेट कम होगा फोर्स से। ये आपको क्लियर होना चाहिए लाइन पढ़ते ही। फिर आपको यहाँ पे एक लाइन में बता देना है कि बुयांसी फोर्स होता क्या है, उसके फॉर्मूला क्या है वो लिख दोगे। एक्सप्लेन वाई द ऑब्जेक्ट एक्सपीरियंस एन अपवर्ड फोर्स व्हेन इमर्ज इन वाटर, क्योंकि डेंसिटी की वजह से या वाटर डिस्प्लेस हो जाता है, या कौन सा प्रिंसिपल इसमें लग जाता है ये भी आप बता दोगे। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल के एक्सप्रेशन को आप डिराइव कर दोगे जब भी वो लॉस करता है वेट से। ठीक है, ये हायर PGT वालों के लिए। स्टेट 1 कंडीशन अंडर विच द ऑब्जेक्ट विल फ्लोट एंड 1 कंडीशन अंडर विच द ऑब्जेक्ट विल सिंक। जो मैंने बलून का आपको एग्जाम्पल दिया, क्रो का एग्जाम्पल दिया, निडल का नहीं निडल तो उसमें हो गया, टॉय का एग्जाम्पल दिया, आइस फ्लोट का एग्जाम्पल दिया, शिप का दिया, ये सब आप एग्जाम्पल्स को डाल सकते हो यहाँ पर। सिमिलरली हिंदी मीडियम वाले देखें कि m का द्रव्यमान की एक ठोस वस्तु को पूर्ण रूप से पानी में डुबाया जाता है, ये तो कंडीशन है। उसके हिसाब से आप बताइए उत्प्लावक बल की परिभाषा दीजिए, फिर समझाइए कि पानी में डुबोने के वस्तु ऊपर की ओर बल क्यों लगाती है। फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आप एक्सप्लेन करिए कि क्या वस्तु के भार में प्रतीत होने वाली कमी का व्यंजक प्राप्त कीजिए, और एक शर्त बताइए या एक एग्जाम्पल बताइए जिनमें वस्तु तैरेगी और एक में जिसमें नहीं तैरेगी, डूबेगी। ठीक है, अब देखो इसको कैसे आपको एक पॉइंट मिलेगा कि डिफाइन कर दोगे आप प्रेशर डिफरेंस विद डेप्थ के आप एग्जांपल दे दोगे यहाँ पर। सेकंड कंडीशन में आर्किमिडीज प्रिंसिपल को आप डेरिवेशन के साथ बता दोगे, और फ्लोटिंग और सिंकिंग की कंडीशन आप डेंसिटी के कंपैरिजन में दे दोगे। आपको ये मिल जाएगा देखो एग्जाम्पल्स, और आप यहाँ से कंसिडर कर सकते हो। इसको आप डिराइव ऐसे कर सकते हो। रोवी जी मैंने आपको पहले ही बता दिया ऊपर ही कि कैसे करते हैं डिराइव। वॉल्यूम पे डिपेंड करता है, डेंसिटी पे डिपेंड करता है, कितना वाटर लिक्विड डिस्प्लेस कर दिया है, क्योंकि ग्रेविटी लग रहा है, वेट लग रहा है उसकी वजह से, तो ये हो सकता है। और 2 कंडीशंस आपकी ये हो जाएंगी। इसमें आप डायग्राम बना सकते हो, यहाँ पे डायग्राम बनाया नहीं है मैंने, छोटा सा डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है, तो आप ये ट्राई कर सकते हो। सिमिलर विद दी हिंदी वन ऑल्सो। और इवनिंग शिफ्ट में मैंने क्वेश्चन दिया था कि ब्लॉक ऑफ वुड फ्लोट ऑन अ वाटर वाइल एन आयरन नेल सिंक इन अ वाटर। क्यों ऐसा ये कंडीशन ही आपको समझ में आना चाहिए क्यों ऐसा हो रहा है। और आयरन तो हैवी होता है वुड से, तो भी फिर आप ये वाले पूरे एक्सप्लेनेशन दोगे। ये मैंने ऑलरेडी इसको डाला हुआ है अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो जिससे नहीं समझ में आ रहा है वो वहाँ से अपने आंसर्स को वेरीफाई कर सकता है। प्लीज़ यहाँ पे पॉज करके आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए, और उसके बाद आप जाके वहाँ पे वेरीफाई करिए। अगर आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आपके लिए वैसे बेनिफिट हो सकता है। और ये कीवर्ड्स हैं जो होने चाहिए आपके आंसर में। सो थैंक यू दैट इज़ इट फॉर फ्लोटेशन पार्ट एंटायरली, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। एंड आपको और ऐसे वीडियोज़ डेली अपडेट के थ्रू मिलते रहेंगे। मेरे टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी मैंने शेड्यूल को पोस्ट किया हुआ है, उसी के हिसाब से ये वीडियोस को प्लान किया जाता है और वैसे ही वीडियोस आते हैं। तो जिसने नहीं ज्वाइन किया प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए। एंड थैंक यू। प्लीज़ आप अगर वॉच कर रहे हो, मेरे यूट्यूब वीडियोस को देख रहे हो, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज इट विल हेल्प मी टू ग्रो मोर। सो थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड, विल मीट टुमारो।